पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, शॉर्टली कॉल्ड PCOS। ये वर्ड या ये टर्म सुनते ही लड़कियों को लगता है अरे हमारे ओवरीज में कहीं सिस्ट्स तो नहीं हो गए हैं। हम ये चीज़ देखते हैं कि PCOS में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है पीसीओएस में। एक बोल दिया गया है कि PCOS है तो वेट गेन इज लाइक होगा ही होगा। कि ज़रूरी नहीं है कि हर वो लड़की जिसको पीसीओएस है उसको वेट गेन हो ही। में लेट नाइट ईटिंग, ज़्यादा शुगर कंटेन करना एंड रेडीमेड फूड, ये सारी ही चीज़ें पीसीओएस को इफेक्ट करती अगर उसे पीरियड्स के साथ साथ वीकनेस भी हो रही है तो उस चीज़ को कितना सीरियस हमें लेना चाहिए, जैसे ब्लीडिंग, अनेमिया। हैं। ब्लीडिंग और वीकनेस ये दोनों ही बहुत कंसर्निंग चीज़ें हैं, उनको इन दोनों चीज़ों पे ही अटेंशन देना चाहिए। कि एक मिथ ये इंडियन फैमिलीज़ में है कि शादी के बाद सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। सो दिस इज़ अ कंप्लीट मिथ। शादी इज़ नॉट गोइंग टू फिक्स ऑल योर प्रॉब्लम्स। PCOS अक्सर इनफर्टिलिटी का एक कॉज बनता है। ओवरीज का काम होता है एग रिलीज करना। आदाब एंड वेलकम टू अवर अवेयरनेस सीरीज ऑफ आवाज़ ख्वातीन रिगार्डिंग एम्पावर हर वेलनेस, जहां हम बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो हमारी ज़िंदगी को बहुत डीपली इफ़ेक्ट करती है, लेकिन अक्सर उनके बारे में बात कम होती है। मैं हूँ तूबा खातून और आज के एपिसोड में हम एक बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू पर जो साइलेंटली हर थर्ड लड़की को इफ़ेक्ट कर रही है, लेकिन या तो हमें उसके बारे में पता नहीं होता या अक्सर हम उसे नॉर्मल के नाम पर इग्नोर कर देते हैं। Today, we are going to talk about a very general and widespread topic among young girls and adolescents, named Polycystic Ovary Syndrome, shortly called PCOS. PCOS दुनिया में बहुत ही कॉमन कारण है फीमेल इनफर्टिलिटी का। ये जनरली यंग गर्ल्स को इफ़ेक्ट करता है और अडोलसेंट एज में भी पाया जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम इनफर्टिलिटी, इसके कई और सिम्टम्स होते हैं, जैसे सीवियर एक्ने होना, बाल झड़ना, कांस्टेंट मूड स्विंग्स होना, कभी इरेगुलर पीरियड्स, कभी सडन वेट गेन, कभी अनएक्सप्लेन्ड मूड स्विंग्स, और हम बस कहते हैं शायद ये स्ट्रेस होगा। लेकिन क्या ये सिर्फ स्ट्रेस है या कुछ और, जो अक्सर हम समझने में गलती कर देते हैं? आज के एपिसोड में हम इसी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने वाले हैं, और इस कन्वर्सेशन को गाइड करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शुआ आसिफ, एन एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर जो विमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर काम कर रही हैं और रोज़ ऐसे केसेस देख रही हैं जहां अवेयरनेस की कमी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डॉक्टर शुआ आसिफ, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे अवेयरनेस सीरीज़ में, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस टुडे। आज हम थैंक यू सिर्फ सो अपने मच तुबा। क्वेश्चन नहीं बल्कि उन हज़ारों लड़कियों के सवाल लेकर आए हैं जो अक्सर शर्म की वजह से पूछ नहीं पाती। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन को सबसे पहले और बेसिक सवाल के साथ डॉक्टर शुआ आसिफ से। आप आसान लफ्ज़ों में हमें समझाइए कि अगर एक नॉर्मल लड़की PCOS के बारे में पहली बार सुन रही है तो वो उसे कैसे समझे? ओके, थैंक यू सो मच तुबा। सबसे पहले तो मैं तुबा आपका बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहती हूँ, और साथ ही साथ आपके एनजीओ का, आवाज़ ख्वातीन, आवाज़ द वॉइस का, कि उन्होंने आज इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मुझे बोलने का मौका दिया। और ये टॉपिक पीसीओएस अभी के टाइम पे बहुत कॉमन कंडीशन हो चुकी है, स्पेशली वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के। तो इस पे अवेयरनेस फैलाना, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं सिंपल तरीके से जितना ज़्यादा हो सके इस टॉपिक के बारे में चीज़ें बता सकूँ और कुछ मिथ्स क्लियर कर सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपका सवाल था कि हाउ कैन आई एक्सप्लेन पीसीओएस टू समबडी एक सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, पीसीओएस का फुल फॉर्म इसे समझना ज़रूरी है। तो पीसीओएस स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब ज़्यादा, सिस्टिक यानी कि छोटे छोटे थैलियाँ जिसमें पानी भरा हो, सैक फिल्ड विथ वाटर और फ्लूइड, राइट? और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन, ओवेरियन यानी ओवरीज में।
एंड सिंड्रोम का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी कि बहुत सारे सिस्ट जो ओवरी में मिलते हैं और इसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। बट ये वर्ड या ये टर्म सुनते ही लड़कियों को लगता है अरे हमारे ओवरीज में कहीं सिस्ट्स तो नहीं हो गए हैं, बट एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू। हमें उसके एग्जैक्ट नाम पे नहीं जाना है। ओवरीज में सिस्ट्स नहीं होते हैं, बल्कि ये सिस्ट नहीं, ये इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं ओवरीज पे जो एग रिलीज नहीं कर पाते। इनका अपीयरेंस सिस्ट जैसा दिखता है अल्ट्रासाउंड में। इसकी वजह से इसका नाम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। नॉट बिकॉज उसके ऊपर सिस्ट हैं, बट बिकॉज वो फॉलिकल्स हैं, बहुत सारे इमेच्योर फॉलिकल्स जो एग रिलीज नहीं कर पाए, इस वजह से उनका सिस्टिक अपीयरेंस है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ओवरीज का काम क्या है। ओवरीज का काम हर महीने होता है कि वो एग रिलीज करती है, राइट। बट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में ये काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। और ये क्यों नहीं हो पा रहा है, व्हाई इज दिस नॉट हैपनिंग? क्यों? के बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो अगर हम इसे सीधी तरीके से समझें तो पीसीओएस इज एक्चुअली हार्मोनल इम्बैलेंस। वहाँ पे बॉडी में हॉर्मोन्स में इम्बैलेंस हो रही है। स्पेशली ये ऑब्वियसली औरतों में दिखता है, स्पेशली रिप्रोडक्टिव हेल्थ ग्रुप की औरतों में। अब ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्या कर रहा है, ये और भी चीज़ें बॉडी में सिम्टम्स ला रहा है। कैसे सिम्टम्स ला रहा है? पीरियड इरेगुलरिटीज, ज़्यादातर कंप्लेन इसी की आती है कि पीरियड्स रेगुलर नहीं है। इसके अलावा बॉडी पे हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ, एक्ने, हेयर फॉल, इस तरह की कई सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो पीसीओएस इज बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर क्लियरली अगर हम किसी को समझाएं तो हम इस तरह से समझाएंगे। यस। थैंक यू शोआ, आपने बहुत ही आसान लफ्ज़ों में हमें पीसीओएस बताया और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ऑडियंस को भी अच्छे से समझ आए। आई होप इसी सो। के साथ हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल के साथ। अक्सर हम ये चीज़ देखते हैं कि पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि ये टर्म जो है थोड़ा एक कंफ्यूजिंग है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारी ऑडियंस को एक अवेयर करें कि ये किस तरीके से वो इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड पीसीओएस का कनेक्शन समझ पाएँ। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है पीसीओएस में, और इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इंसुलिन क्या होता है। तो इंसुलिन भी हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है, और उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, इंसुलिन इस ग्लूकोज को लेके जाता है सेल्स के पास, ताकि सेल्स ग्लूकोज को यूज कर सके, यूटिलाइज कर सके एनर्जी के लिए। बट इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है कि सेल्स इस इंसुलिन की बात नहीं सुन रहे हैं। सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं ठीक से, जिसकी वजह से इंसुलिन जो ग्लूकोज ला रहा है वो सेल अपने अंदर ले नहीं पा रहा। सो अब अगर सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि ब्लड में ही ग्लूकोज रह जा रहा है, यानी ब्लड में ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है। अगर ब्लड में ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है तो बॉडी को सिग्नल जा रहा है कि और इंसुलिन बढ़ाओ, तो साथ ही साथ इंसुलिन भी बढ़ रहा है बॉडी में। अब इंसुलिन बढ़ने की वजह से बॉडी हार्मोनल इम्बैलेंस में जा रही है, राइट। अब इसके बढ़ने की वजह से ओवरीज को भी सिग्नल जा रहा है कि अब ओवरी बनाएगी एक और हार्मोन, विच इज मेल हार्मोन एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस के होने की वजह से आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। एक्ने, फेशियल हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल, साथ ही साथ हमें पीसीओएस में वेट गेन भी देखने को मिलता है, राइट। तो ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जहाँ पे सेल्स इंसुलिन को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, ग्लूकोज अपने अंदर नहीं ले रहे हैं, और इसकी वजह से शरीर में इंसुलिन बढ़ जा रहा है, और वो इन रिटर्न हार्मोनल इम्बैलेंस कर रहा है, पीसीओएस को वर्सन कर रहा है। सो दिस इज व्हाट इट इज। बहुत अच्छे से आपने बताया। और एक चीज़ जो हमने इंसुलिन और पीसीओएस के कनेक्शन से देखी है, एक चीज़ अक्सर हम लड़कियों में देखते हैं कि जो भी पीसीओएस से गुजर रही होती है उसका अक्सर वेट गेन होता है। और वेट गेन और पीसीओएस का कनेक्शन बहुत एक बोल दिया गया है कि पीसीओएस है तो वेट गेन इज़ लाइक होगा ही होगा। तो इस बात पे अगर हम देखें तो इस चीज़ में कितनी सच्चाई है, कितने मिथ है, और वेट गेन और पीसीओएस का क्या कनेक्शन है? ओके। पीसीओएस एंड वेट गेन के कनेक्शन को समझाने के लिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि हर वो लड़की जिसको पीसीओएस है उसको वेट गेन हो ही। इट्स नॉट कंपल्सरी।
तो उसमें भी बहुत कई तरह के टाइप्स होते हैं, बट अगर ये समझना है कि क्यों हो रहा है, तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और सेल्स जो है ग्लूकोज नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। ग्लूकोज की ज़रूरत है सेल्स को बहुत सारे बॉडी के प्रोसेसेस कैरी आउट करने के लिए, जैसे मेटाबॉलिज्म करने के लिए। अब सेल्स को ग्लूकोज अगर नहीं मिल रहा है, अगर वो यूटिलाइज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब मेटाबॉलिज्म भी ठीक से नहीं हो रहा है। मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होगा तो जो भी कैलोरीज हम ले रहे हैं, जो भी कैलोरी इनटेक हमारे बॉडी का हो रहा है, वो कैलोरीज बर्न नहीं हो पा रही हैं ठीक से। अगर कैलोरीज बर्न नहीं होंगी तो वेट गेन और आसानी से हो जाएगा, है ना। और वेट लूज करने में भी दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा जब भी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है, वो ऑटोमेटिकली बॉडी को सिग्नल देता है कि फैट स्टोर करो, स्पेशली बेली एरिया में। और जब फैट स्टोर हो जाता है, वेट गेन हो जाता है, वो इन रिटर्न वेट गेन वापस से इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बढ़ाता है। तो ये एक विशियस साइकिल बन जाता है कि वेट गेन हो रहा है, वेट गेन की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर आपके शरीर में पहले ही बढ़ा हुआ है तो वो बॉडी को सिग्नल देगा कि आप और फैट स्टोर करो। लेकिन इससे घबराने वाली बात नहीं है, बिकॉज द गुड न्यूज़ इज कि अगर आप थोड़े बहुत लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी करते हैं, अपने डाइट पे कंट्रोल करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, तो काफ़ी फर्क पड़ता है। इवन इफ यू डू अ 5 to 10% वेट लॉस, इवन देन यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, सिम्टम्स इंप्रूव भी होते हैं। सो येस, देयर इज नथिंग टू वरी व्हेन इट कम्स टू वेट गेन। पहले सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करके देखने चाहिए हमें। तो अगर जिस तरीके से हम बात करते हैं लाइफस्टाइल की, तो आजकल एक चेंज इंडियन लाइफस्टाइल में देखा गया है। जिस तरीके से यूएस कंपनीज यहाँ पर आ रही हैं, तो लेट नाइट शिफ्ट लोगों की और एक चेंजिंग पैटर्न हमें लोगों की लाइफस्टाइल में दिखता है, जिसमें लेट नाइट ईटिंग, ज़्यादा शुगर कंटेन करना एंड रेडीमेड फूड, इट ऑल लाइक अ पार्ट ऑफ लाइफ राइट नाउ इन इंडिया। तो इन सब का कनेक्शन हमारे पीसीओएस से क्या है, कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो किस तरीके से हमारे पीसीओएस की इस बीमारी को बढ़ा देती है। यस, यूर राइट। ये सारी चेंजेस जो अभी हम इन्वायरमेंटली देख रहे हैं, ये सारी ही चीज़ें पीसीओएस को अफेक्ट करती हैं। इसमें से हम किसी एक चीज़ को इंडिविजुअली ब्लेम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ मल्टी फैक्टोरियल, राइट। अब अगर इफ समबडी इज टेकिंग स्ट्रेस, इट इज़ ऑल हार्मोन रिलेटेड। अगर समबडी इज टेकिंग स्ट्रेस तो उससे हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ रहा है, वो इन रिटर्न और ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस करेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस करेगा। ठीक वैसे ही अगर हमारी नींद नहीं हो रही है, या हम लेट नाइट स्क्रीन टाइम हमारा ज़्यादा हो रहा है और हमारी नींद नहीं हो पा रही है, तो नींद नहीं होने की वजह से एक तो हमारा जो हार्मोनल रिदम है वो भी ख़राब हो जाएगा। साथ ही साथ देयर इज अ स्लीप हार्मोन कॉल्ड मेलेटोनिन, वो भी ठीक से नहीं बन पाता। उससे इन रिटर्न और ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होगी। सो इट इज़ ऑल इंटरकनेक्टेड। एंड हम किसी एक चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ये सारी ही चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अब जैसे शुगरी खाना हो गया, कार्ब्स हो गया, ये सारी चीज़ें इन रिटर्न ब्लड में इंसुलिन ही बढ़ा रही हैं। तो ओवरऑल जो बेसलाइन मैंने आपको समझाया इंसुलिन रेजिस्टेंस का, हार्मोनल इम्बैलेंस का, ये सारी ही चीज़ें जो प्रोसेस्ड फूड हैं, शुगरी फूड हैं, कार्ब्स हो गया, नहीं सोना, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें इन द एंड कर वही रही हैं। सो वी मस्ट मेक श्योर कि हम नो मैटर हाउ बिजी लाइफ गेट्स, हम कुछ चीज़ों को बेटर करें, और वी शुडंट लेट दीज थिंग्स अफेक्ट अस सो मच। थैंक यू डॉक्टर शुआ। इसी के साथ हम एक केस स्टडी काइंड ऑफ रखना चाहते हैं कि सपोज़ करिए एक लड़की है और उसको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, कि मतलब 30 to 35 डेज, कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, कि विद इन 20 डेज मंथली लाइक 2 टाइम्स। तो इस चीज़ को अगर हम फैमिली में हैं तो इस चीज़ को कितना सीरियस लेना चाहिए और किस पार्ट को, लाइक अगर उसे पीरियड्स के साथ साथ वीकनेस भी हो रही है तो उस चीज़ को कब और कितना सीरियस हमें लेना चाहिए, जैसे ब्लीडिंग, अनेमिया, कौन सा पार्ट पर हमें सिर्फ ज़्यादा फोकस करना चाहिए और इसको इग्नोर करना हमारे लिए कितना रिस्की हो सकता है। देखिए, ब्लीडिंग और वीकनेस ये दोनों ही बहुत कंसर्निंग चीज़ें हैं। हमें किसी एक पे इंडिविजुअली फोकस नहीं करना चाहिए, दोनों पे ही, फैमिली को या जो पर्सन जिसके साथ ये हो रहा है उनको इन दोनों चीज़ों पे ही अटेंशन देना चाहिए। नाउ ब्लीडिंग अगर हो रही है, हैवी ब्लीडिंग, तो उसके पीछे कोई कॉज होगा, कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। तो ब्लीडिंग इज़ दी कॉज के ब्लीडिंग हो रही है, बट ब्लीडिंग की वजह से आपके
शरीर में, आपके बॉडी में खून की कमी हो रही है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, उसी की वजह से आपको वीकनेस हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आप अनीमिया हो रहा है आपके शरीर में। तो ब्लीडिंग एक कॉज है, अनीमिया उसका रिजल्ट है, उसका इफेक्ट है। राइट, तो दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो हम किसी एक चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ब्लीडिंग होगी बहुत ज्यादा, तो जाहिर सी बात है खून की कमी होगी, अनीमिया भी होगा, उसको वीकनेस भी होगी उस इंसान को। तो हमें दोनों पे ही फोकस करना चाहिए। और रही बात कि जो नॉर्मल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो 21 डेज टू 35 डेज के बीच का होता है। बट अगर किसी लड़की को समझ लें 35 डेज से भी ज़्यादा डिले हो गया है, या 2 to 3 मंथ्स हो गए हैं पीरियड आया ही नहीं है, या एक महीने में बहुत बार आ रहा है और बहुत हैवी फ्लो के साथ आ रहा है कि बहुत बार पैड्स बदलने पड़ रहे हैं, और साथ में उनको चक्कर भी आ रहा है, तो ये सारे साइंस ऐसे होते हैं कि इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह के कोई भी केसेस हो रहे हैं कि आपको पीरियड्स बहुत महीनों से नहीं आया है, या आप इरेगुलर पैटर्न देख रहे हो कि महीने में 3 बार आ रहा है फिर सडनली 3 महीने गायब है, तो ये सारी कंसर्निंग चीज़ें हैं। ऐसा अगर आपके साथ हो तो यू मस्ट डेफिनेटली कंसल्ट अ डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल, एंड यू मस्ट नॉट इग्नोर इट। एंड दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो जाहिर सी बात है उसमें वीकनेस भी होगी ही इवेंचुअली। So you need to focus on both. ये जब हम ब्लीडिंग वाला पार्ट या पीरियड्स वाला पार्ट अगर हम्म। हम देखते हैं, तो अक्सर इंडियन घरों में मैंने काफ़ी बार ये सुनते हुए, लाइक आई हम्म। ऑब्जर्व्ड, कि ये बोलते हैं कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, कि पीसीओएस को, कि अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, वीकनेस है, तो इसको ज़्यादा सीरियस ना लेके, एक मिथ ये इंडियन फैमिलीज़ में है कि शादी के बाद सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या चीज़ है, क्या आप इस पर थोड़ा फोकस करेंगी? ये एक कंप्लीट मिथ है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिकॉज पीसीओएस को ठीक करने के लिए हमें एक प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड मेडिकली उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है, एंड शादी इसका इलाज नहीं है। और हो सकता है कि अगर ये चीज़ें सुनने में आ रही हैं, तो मे बी ये हो सकता है कि शादी के बाद किसी लड़की ने एक्चुअली में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एक्सपीरियंस किए हों, शादी के बाद उनका स्ट्रेस कम हो गया हो, या डाइट में चेंजेस आए हों, या उन्होंने एक्सरसाइज करना शुरू किया हो, जिसकी वजह से उन्होंने सिम्टम्स में कुछ फ़र्क देखा और उनके सिम्टम्स रिलीव हुए। तो ये मेन रीज़न होता है, ना कि ये कि शादी हो गई तो अब सब कुछ ठीक हो गया। अगर कोई इंसान इन चीज़ों को चेंज नहीं करता है, अपने लाइफस्टाइल में कोई मॉडिफिकेशंस नहीं लाता है इवन आफ्टर शादी, तो उनके प्रॉब्लम्स तब भी रहेंगे। सो दिस इज़ अ कंप्लीट मिथ, शादी इज़ नॉट गोइंग टू फिक्स ऑल योर प्रॉब्लम्स। यस। कभी कभी हम ये बात भी सुनते हैं कि पीसीओएस अक्सर, ज़्यादातर, इनफर्टिलिटी का एक कॉज बनता है, लाइक फ्यूचर प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशन सिर्फ पीसीओएस की वजह से आते हैं। तो इस कंसर्न को अगर हम एड्रेस करें, तो किस स्टेज पर हमें इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए, किस स्टेज पर हमें स्टेप लेना चाहिए कि जो फ्यूचर प्रेगनेंसी या फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट ना करे? ओके, तो हमने अभी मैंने कुछ देर पहले आपको समझाया कि ओवरीज का काम क्या होता है। ओवरीज का काम होता है एग रिलीज करना, और प्रेगनेंसी होने के लिए, किसी भी औरत को प्रेग्नेंट होने के लिए उस एग का होना बहुत ज़रूरी है। अब पीसीओएस में यही तो प्रॉब्लम आ रही है ना, कि एग ठीक से रिलीज नहीं हो रहा है, ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। अगर एग ठीक से रिलीज नहीं होगा तो प्रेगनेंसी में भी डिले होगा। बट अच्छी बात ये है कि पीसीओएस का ये मतलब नहीं होता है कि वो औरत जो है वो इनफर्टाइल है। पीसीओएस का मतलब इनफर्टिलिटी नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे औरतों को पीसीओएस होता है, उसके बावजूद भी दे गेट प्रेग्नेंट, चाहे मेडिकली या नेचुरली वो कंसीव करते हैं। बिकॉज यहाँ पे ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है, समटाइम्स इट्स हैपनिंग, समटाइम्स इट्स नॉट हैपनिंग, राइट। तो इसको डेफिनेटली हम लोग, जैसे मैंने कहा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ ठीक कर सकते हैं, एंड फर्टिलिटी या कंसीव करना पॉसिबल होता है। अब इसको हमें सीरियस कब लेना चाहिए? तो जाहिर सी बात है, अगर किसी की शादी हो गई है एंड दे आर प्लानिंग टू कंसीव, तो उस वक्त दे मस्ट डेफिनेटली कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर उनको पहले से पीरियड इरेगुलरिटीज़ हैं और वो इस तरह के सिम्टम्स फेस कर रही हैं, तो दे शुड बी मोर कंसर्न व्हेन इट कम्स टू कंसेप्शन, कि उनको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, सो दैट उनके पीरियड्स पहले रेगुलराइज हो जाएं, और उनके बॉडी में कोई दूसरी हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस तो नहीं चल रहा है, वो सब पता चल जाए।
और इसके अलावा जैसे मैंने कहा, अगर ब्लीडिंग बहुत हेवी हो रही है या बहुत महीनों से आपको पीरियड्स आए ही नहीं है, बहुत इरेगुलर पैटर्न है, तो इन केसेस में भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आप बहुत वेट गेन देख रहे हो, आप अपने फेस पे एक्ने देख रहे हो, फेशियल हेयर ग्रोथ देख रहे हो, हेयर फॉल देख रहे हो एंड इट्स नॉट रिड्यूसिंग, आप कुछ भी कर ले रहे हो, इट्स कम नहीं हो रहा है, तो भी ज़रूरी है आपको डॉक्टर को दिखाना। बट अगर आपके सिम्पटम्स बहुत सिवियर नहीं हैं और आपने कोशिश की थोड़े बहुत डाइट चेंज करके और एक्सरसाइज़ेज़ करके, आपने देखा कि फ़र्क पड़ रहा है एंड साथ ही साथ आपका अभी कोई कंसेप्शन का प्लान नहीं है, तो फिर आप खुद से अपने नॉर्मल लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से भी इसको हैंडल कर सकते हो। सो कौन-कौन से, अगर सपोज़ करते हैं कि आई एम हैविंग पीसीओएस, तो कौन-कौन से लाइफ़स्टाइल चेंजेस दैट आई कैन डू टू लाइक नेचुरली ओवरकम द पीसीओएस एंड इफ आई एम एट द इनिशियल स्टेज ऑफ पीसीओएस? सो बेसिक तो ये होता है कि हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है जिम जाने का, तो अगर आप हर रोज़ कुछ देर के लिए वॉक भी कर लेते हैं, ब्रिस्क वॉक भी कर लेते हैं, वो भी हेल्प करता है। तो नॉर्मल बेसिक वॉकिंग या बेसिक एक्सरसाइज़ेज़ भी अगर आप करते हो, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। डाइट में चेंजेस लाना, ट्राई टू अवॉइड ऑयली फूड, ट्राई टू अवॉइड शुगर इनटेक एज़ मच एज़ पॉसिबल एंड इसके अलावा कार्ब्स का इंटेक भी कम करना चाहिए, चाहे वो मैदा हो या बाहर के ऑयली फूड हों, ये सारी चीज़ें ही अवॉइड करना बेहतर होता है। और अभी के लाइफ़स्टाइल में हम देखते हैं कि लोग स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। स्क्रीन टाइम को कम करना ज़रूरी है, अपने स्लीप साइकिल को ठीक करना ज़रूरी है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिसको करने से हम डेफ़िनिटली कुछ चेंजेस तो देखते ही देखते हैं। अक्सर हम एक चीज़ और देखते हैं कि बर्थ कंट्रोल पिल्स को लेकर काफ़ी लोगों में एक फ़ियर रहता है कि बर्थ कंट्रोल पिल्स मेनली जिन औरतों को पीसीओएस होता है उनको नहीं लेनी चाहिए, या इस बात में अगर हम ध्यान दें तो इस बात में कितना सच्चाई है या कितना मिथ है, आप इस पर थोड़ा फोकस करें। बर्थ कंट्रोल पिल्स को लेकर के जो डर है वो अंडरस्टैंडेबल है, बट लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि बर्थ कंट्रोल पिल्स का कॉम्पोज़िशन क्या है। उनमें हार्मोन ही होता है। तो पीसीओएस में बर्थ कंट्रोल पिल्स इसलिए नहीं दिए जाते कि प्रेगनेंसी ना हो, उसका सिर्फ़ ये काम नहीं होता है बर्थ कंट्रोल पिल्स का कि इट अवॉइड्स प्रेगनेंसी, बट इन पीसीओएस इफ वी गिव दीज़ पिल्स, इट हेल्प्स टू रेगुलेट द हॉर्मोन्स, क्योंकि वो एक हार्मोन ही है, उसको लेने से आपके बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रखा है, वो बेटर होता है। और साथ ही साथ जो पीरियड इरेगुलैरिटीज़ हैं, वो भी रेगुलर होते हैं। और जो भी सिम्पटम्स हमारे शरीर में पीसीओएस के दौरान दिखते हैं, वो भी इम्प्रूव होते हैं। तो बर्थ कंट्रोल पिल्स इस सिनेरियो में एक्चुअली हेल्प करते हैं। बट अगर कोई पेशेंट इसे अपने हिसाब से ले और बगैर डॉक्टर के कंसल्टेशन से ले और डोसेज इंक्रीज़ कर दे या बहुत लंबे टाइम तक ले, तो डेफ़िनिटली दे विल हैव टू फेस साइड इफ़ेक्ट्स। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि हर पेशेंट को, हर पीसीओएस पेशेंट को बर्थ कंट्रोल पिल्स की ज़रूरत है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट। हर इंडिविजुअल के साथ एक अलग सिनेरियो होता है। सो द डॉक्टर नीड्स टू सी द पेशेंट एंड हमें उनके रिपोर्ट्स चेक करने होते हैं और उनकी क्लिनिकल कंडीशन देखनी होती है, उनसे हिस्ट्री लेनी होती है एंड पूरा सब कुछ जान के समझ के ही फिर हम उनको ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं कि उनको बर्थ कंट्रोल पिल्स की ज़रूरत है या नहीं है। तो पेशेंट्स को हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि वो कोई भी चीज़ स्पेशली दवाइयाँ अपने हिसाब से ना लें, बट कंसल्ट करके ही लें। तो आपके हिसाब से कोई ऐसे 3 साइंस जिसके बाद हमें लगता है कि इसके आगे डिले करना ही नहीं चाहिए, कि अब कोई चांस ही नहीं है, तो वो ऐसे कौन से 3 साइंस पीसीओएस में हमें देखने के लिए मिलते हैं कि उसके बाद लाइक इग्नोर करना इज़ लाइक हार्मफुल टू द हेल्थ ऑफ वुमेन? यस, मैंने ऑलरेडी ये सिम्पटम्स अभी कई बार रिपीट कर दिए हैं और ये हमें ओपीडी में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं मोस्ट कॉमनली। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर किसी को पीरियड्स बहुत महीनों से नहीं आए हैं, 3-4 मंथ्स हो गए हैं एंड पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या बहुत इरेगुलर पैटर्न देखने को मिल रहा है उनको। साथ ही साथ बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है उनको, बहुत बार पैड्स चेंज करने पड़ रहे हैं, वीकनेस है, डिज़ीनेस है, ये दोनों साइन्स हो गए। एंड तीसरी ये कि दे हैव नोटिस्ड अ वेट गेन, दे हैव नोटिस्ड कि उनके फेस पे एक्ने आ गया है, फेशियल हेयर ग्रोथ हो गया है, हेयर फॉल हो रहा है एंड वेट गेन जो हो रहा है वो कितनी भी कोशिश कर लें दे आर नॉट एबल टू लूज़ इट। सो ये सारे पीसीओएस के बहुत कॉमन साइंस हैं दैट इफ यू आर नोटिसिंग देम यू मस्ट नॉट डिले।
आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए समझ के कि अरे स्ट्रेस होगा या जस्ट टाइम की बात है. यू मस्ट डेफिनेटली विजिट अ डॉक्टर इफ यू सीइंग दीज सिम्टम्स. यस. तो आज की बातचीत से ये क्लियरली हमें समझ आता है कि पीसीओएस सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन नहीं है, ये डिपेंड करता है हमारी लाइफस्टाइल पर, हमारी अवेयरनेस पर और डेफिनेटली. हमारी चॉइसेस पर, इफ आई एम बिल्कुल. नॉट रॉन्ग. यस, तो यस, एब्सोल्युटली. हम लेकिन अक्सर इंडियन घरों में होता है कि हम अक्सर सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं, ये सोचकर कि ये तो नॉर्मल है. लेकिन आज की कन्वर्सेशन में हमें ये समझ आया कि नॉर्मल और कॉमन में फ़र्क होता है. तो अगर आपका यस. एक लास्ट मैसेज टू ऑल द पीसीओएस विमेन जिनको भी पीसीओएस है, एक क्या एडवाइस आप उनको एक लास्ट देना चाहेंगी? मैं जितने भी लोग जो भी पीसीओएस की वजह से परेशान हैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ डोंट वरी. एंड इट इज़ अ कंडीशन विच एवरी अदर वुमेन इज़ फेसिंग. एंड सबके सिम्टम्स सेम नहीं होते हैं. हर कोई इसको एक अलग तरीके से एक्सपीरियंस कर रहा है. सो इट इज़ अ होल जर्नी. यू डू नॉट नीड टू पैनिक. आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, अपने टेस्ट करवाने चाहिए, एक थरो चेकअप कराना चाहिए, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो, अल्ट्रासाउंड हो, सो आपको क्लियर हो जाए कि कोई और अंडरलाइंग चीज़ें तो नहीं हैं साथ-साथ. इसके अलावा आप लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस पे ज़रूर फ़ोकस करें. ऐसा लगता है कि नहीं कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा बट दैट्स नॉट द केस. एंड अगर आप एक्सरसाइज़ करते हैं, डाइट में चेंजेस लाते हैं, शुगर को अवॉइड करते हैं और स्ट्रेस भी कम करने की कोशिश करते हैं तो डेफ़िनिटली यू विल सी सम चेंजेस इन योर बॉडी. एंड थर्डली आई वुड लाइक टू से कि जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है ज़्यादातर जो मैंने बिगिनिंग में ही कहा था कि आप ये मत समझें कि आपके ओवरीज़ में सिस्ट्स हो गई हैं. इट इज़ नॉट दैट कि आपको सिस्ट्स हो गए हैं बट जस्ट दैट कि फॉलिकल्स हैं आपके ओवरीज़ पे, इमैच्योर फॉलिकल्स. सो देयर इज़ नो नीड टू पैनिक. यू कैन डेफिनिटली हैंडल दिस इन अ बेटर वे अगर आप इसको एक सही अप्रोच के साथ लेकर के आगे बढ़ें तो. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर शुआ आसिफ हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतनी क्लैरिटी से और इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपने पीसीओएस के बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much, Tuba. I hope I was able to explain it as easily as possible. I hope सबको ये समझ आया हो. एंड बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और आवाज़ ख़्वातीन का कि उन्होंने आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ये डिस्कशन रखा. एंड इट फेल्ट रियली गुड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. एंड आई होप आगे भी हम ऐसे सेशंस कर पाएँ on more important topics because it's very important to raise awareness on these topics. Yes, Tuba. Thank you so much. थैंक यू सो मच डॉक्टर शुआ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के डिस्कशन से काफ़ी लड़कियों को अवेयरनेस मिलेगी और काफ़ी लड़कियाँ जो अक्सर साइंस को इग्नोर करती हैं वो इस पर ध्यान देंगी. तो इसी बातचीत से हम अपना एक अवेयरनेस सेशन ख़त्म करते हैं. अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करिए. थैंक यू सो मच डॉक्टर शुआ. Thank you.